हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा क्लास 12th इंग्लिश के अंदर अनसीन पैसेजेस मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे 22 मार्क्स के अंदर आते हैं, जिसको सॉल्व करने की बेस्ट टेक्निक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये जो प्रॉब्लम आपको होती है ना कि सर जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना तो लगता तो है कि हाँ ये बात पैसेज के अंदर तो कहीं ना कहीं पढ़ी थी, बट कहाँ पढ़ी थी वो भूल जाते हैं, जिससे पैसेज बार बार रीड करना पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम्स का निवारण आज हो जाएगा। बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझना चाहूँ बेटा तो हमसे दो तरीके के पैसेज पूछे जाते हैं। पहला होता है हमारा नरेटिव पैसेज और दूसरा होता है हमारा केस बेस्ड पैसेज। इन दोनों पैसेज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नरेटिव पैसेज के अंदर ऑथर अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं, जैसे कि मैं नानी के घर गया था, वहां पे मेरा एक दोस्त मुझे मिला, हम दोनों मोमोज खाने गए, है ना, मोमोज अच्छे नहीं थे उसके, है ना, हमने उससे एक्स्ट्रा चटनी भी ले ली। इस तरीके की स्टोरी जो है बताई जाती है। नरेटिव पैसेज आपके 12 मार्क्स से जो है वो आते हैं, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन हमें आंसर करने होते हैं। वही अगर मैं केस बेस्ड पैसेज की बात करता हूँ तो इसके अंदर हम हमारे साथ जो है टेबल्स शेयर किए जाते हैं, चार्ट शेयर किए जाता है, डेटा शेयर किया जाता है, जिसके आधार पर हमें आंसर्स करने होते हैं। वहीं अगर मैं इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ बेटा तो 10 मार्क्स का ये हमारा केस बेस्ड पैसेज जो है वो आता है। तो 12 प्लस 10 इस तरीके से आपके 22 मार्क्स जो है वो बनते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो 10 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, तो यहाँ पे कोई ना कोई दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि दोनों ही पैसेज के अंदर दो दो मार्क्स के होते हैं, जो कि आपको लगभग 30 टू 40 वर्ड्स के अंदर आंसर करने होते हैं। तो इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब उसके बाद जो सबसे मेजर प्रॉब्लम बच्चों को होती है वो होता है कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब हम सॉल्व करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ले जाता है। तो देखो भाई, इनफैक्ट आज अभी जब मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आपको तो मुझे भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि ध्यान रखना चीज़ें समझाने में और चीज़ें सॉल्व करने में दोनों में बहुत फर्क है। जब मैं सॉल्व करूंगा तो अलग स्पीड से करूंगा, अभी जब मैं चीज़ें समझा रहा हूँ तो थोड़ी टाइम टेकिंग चीज़ें होगी। अब इसके अंदर होगा क्या, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर दे रहा हूँ। ये जो टेक्निक आज हम सीखेंगे उस टेक्निक से डेली बेसिस पे एक दो पैसेजेस आप सॉल्व करोगे, लगभग लगभग 12-15 पैसेजेस आप अपने एग्जाम डेज तक जो है सॉल्व करके जाओगे, जिससे एक एज आप लोगों को मिल जाएगा और ये जो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है कम होता होता चला जाएगा आप लोगों का। ठीक है। देन उसके बाद दूसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आपको आती है आंसर एलोकेशन की, कि सर पढ़ा तो था पैसेज के अंदर कहाँ है, भूल जाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम आज आपकी खत्म हो जाएगी। तीसरी जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है आपकी वो है वर्ड मीनिंग की, कि सर क्योंकि आप इंग्लिश के टीचर हो आपको तो वर्ड के मीनिंग पता होते हैं, आप तो इजीली आंसर कर ले जाते हो, लेकिन सर हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमें तो वर्ड का मीनिंग पता ही नहीं होता। तो इसका सॉल्यूशन भी अभी मैं पैसेज पढ़ते पढ़ते आपको बताऊंगा। हालांकि इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि भाई अगर कोई वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता तो उसके आगे पीछे की लाइन को थोड़ा सा थॉरली पढ़ना होता है कि वो किस टोन के अंदर बात चल रही है। अगर कोई पॉजिटिव बात हो रही होगी तो जाहिर सी बात है कि वो जो वर्ड है वो कोई पॉजिटिव ही मीनिंग कर रहा होगा। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, अंदाजा लग जाता है। अगर कोई नेगेटिव बात चल रही होगी तो वर्ड कहीं ना कोई नेगेटिव फीलिंग दे रहा होगा। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, टोन तो हमें पता चल जाता है वो क्या कहना चाह रहा है वर्ड, वो थोड़ा सा हमें मीनिंग पता चल जाता है। इस तरीके से इस आधार पे आप जो है वो आगे बढ़ते हो। एग्जैक्ट 100% वर्ड तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आते भाई, कोई दिक्कत भी नहीं होती, जिससे फिर भी आप जो है इजीली आंसर अपना करते हुए ले जाओगे। अब बात याद है कि इस टेक्निक का नाम क्या है। इस टेक्निक का नाम है बेटा आपका रफ शीट टेक्निक। क्या है ये बात, इसको जरा समझना पड़ेगा। जब कभी भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे, इनफैक्ट आप अपने घर पे जब भी प्रैक्टिस करोगे, तो जो भी आंसर शीट आप लेके बैठोगे राइट हैंड साइड पे एक मार्जिन हमें डालना होता है पेपर के अंदर, वहां पे हम रफ वर्क करते हैं। ये जो पैसेज मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ बेटा, ये जो पैसेज आपके सामने है, मैं पैसेज को रीड नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले डायरेक्ट चलूंगा क्वेश्चंस की तरफ। कहाँ चलूंगा, क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टेक्सुअल एविडेंस टेल्स अस दैट पिप वॉज ट्रेम्बलिंग। पिप ट्रेम्बलिंग क्यों कर रहा था हमें बताना टेक्सुअल एविडेंस। अब यहाँ पे पिप क्या है, ट्रेम्बल क्यों कर रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी फिलहाल के लिए। बस मैं अपनी कहाँ जाऊंगा, रफ शीट पे आ जाऊंगा, और रफ शीट पे मैं एक चीज यहाँ पे लिखना शुरू कर दूंगा कि पहले क्वेश्चन के अंदर मुझे ये बताना है कि पिप जो है वो ट्रेम्बल क्यों कर रहा है। ठीक है, पिप ट्रेम्बलिंग करके मैंने लिख दिया। फिर दूसरा आ जाओ भाई, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि द राइटर रेफर्स टू द सी एज सेवेज लेयर इन ऑर्डर टू टेल द रीडर दैट। राइटर ने सी को सेवेज लेयर क्यों कहा है, ये हमें बताना भाई। इसको जरा थोड़ा सा हटा देते हैं, राइटर ने सेवेज लेयर क्यों कहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे सेवेज लेयर की कुछ बात करनी है। ठीक है भाई, ये भी बता देंगे। तीसरा आ जाओ जी, तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कह दे रहा है, तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन यह कह रहा है द राइटर एम्फोसाइजेस पिप वल्नरेबिलिटी इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वे एक्सेप्ट। पिप की वल्नरेबिलिटी की बात करनी है भाई। चलो ठीक है भाई, पिप की वल्नरेबिलिटी की बात करें, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दे रहा हूँ भाई, की पॉइंट्स ही तो लिखने हैं, दिमाग को बस ये तो बताना है कि क्या पूछा गया है, ये हमारा फाइनल आंसर थोड़ी ना है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा यह है, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज मेड इन द फ्रेज कीप स्टिल और आई विल मेक यू पे। ठीक है, कुछ ना कुछ आई विल मेक यू पे करके कुछ ना कुछ है, उसका भी हमें आंसर करना है। ठीक है भाई, कर देंगे आई विल मेक यू पे।
ठीक है, ऐसे करके मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख दिए। देखो जो कीवर्ड्स मैं लिख रहा हूँ और जो कीवर्ड्स आप लिखोगे दोनों के डिफर कर सकते हैं, हर बच्चे के अलग अलग कीवर्ड्स हो सकते हैं, हमें जस्ट जो है वो एक क्लू चाहिए। ठीक है भाई, फिर उसके बाद आगे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कह दे रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई आगे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन द इनिशियल अपीयरेंस हाउ कैन वी से दैट फियरफुल मैन वाज इन स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट। फियरफुल मैन जो डिस्कम्फर्ट क्यों था, ये हमें कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं भाई, यहाँ पे लिख दिया मैंने फियरफुल मैन, फिर आगे मैं लिख देता हूँ डिस्कम्फर्ट। ठीक है, ये मैंने एक बात कर ली। ठीक है भाई, उसके बाद सिक्स्थ की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द फ्रेज गिव इट माउथ। कुछ ना कुछ गिव इट माउथ करके हमें कहना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, कर देंगे गिव इट माउथ। क्या है ये, देखते हैं भाई, इसको भी जरा देखेंगे, अभी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट हमारा सेवंथ क्वेश्चन क्या कह दे रहा है, द मैन एट द ब्रेड रेवेंसली व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट हिज कंडीशन। ब्रेड रेवेंसली करके कुछ ना कुछ है भाई, तो ठीक है भाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेड रेवेंसली। ठीक है भाई, चलो इसका भी आंसर कर देंगे। आगे आ जाओ भाई, एट्थ हमें क्या कह रहा है, व्हाट डज द मैन्स क्वेश्चन वेयर इज योर मदर एंड हिज रिएक्शन व्हेन पिप पॉइंट्स टू हर सजेस्ट अबाउट हिज इंटेंशन। वेयर इज योर मदर के अंदर आदमी का इंटेंशन क्या है ये हमें बताना है। तो मैं लिख देता हूँ वेयर, ठीक है, वेयर इज मदर, ऐसे करके लिख देता हूँ खाली। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या बताना है, इसके अंदर हमें बताना है इंटेंशन। ठीक है जी, इंटेंशन भी बता देंगे। आगे आ जाओ जी, नाइन्थ हमें क्या कह दे रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द मैन्स एक्शन ऑफ फोर्सिंग पिप टू लुक अप एट हिम कंट्रीब्यूट टू द टेंशन इन द सीन। ठीक है, टेंशन इन द सीन। मैं हाउ डज द मैन्स एक्शन फोर्सिंग पिप टू लुक अप एट हिम। ठीक है, मैन के एक्शन, ठीक है, मैन के जो एक्शन है, मैन्स के एक्शन सीन के अंदर टेंशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये बताना है। ठीक है जी, ये बता देंगे। फिर 10 हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। हमें जो है वो पैसेज का मेन आइडिया बताना है। क्या बताना है जी, मेन आइडिया बताना है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, 10 के 10 पॉइंटर्स लिख लिए। यकीन मानो अभी मैं चीज़ों को पलट पलट के लिख रहा हूँ, तो इसलिए टाइम लग रहा है, आपको थोड़ा सा ईजी ही रहेगा ये। अब मुझे देना है बेटा 30 सेकेंड हैक। क्या देना है, मुझे देना है एक 30 सेकेंड हैक। अब ये 30 सेकेंड हैक क्या है बेटा, इस 30 सेकेंड हैक के अंदर आप सारे ही जो है क्वेश्चंस उसको एक बार थॉरोली एक बार देख लोगे बस, कि भाई मोटा मोटा ऊपर ऊपर से देखना है। पिप ट्रेम्बल क्यों करा था, सेवेज लेयर की कुछ बात है, पिप वल्नरेबिलिटी की बात है, आई विल मेक यू पे वाली कुछ बात है, फियरफुल मैन डिस्कम्फर्ट में क्यों था वो कुछ देखना है हमें, गिव इट माउथ, ब्रेड रेवेंसली क्यों खा रहा था ये बताना है, वेयर इज योर मदर के अंदर इंटेंशन क्या है वो बताना है, मैन के एक्शन से टेंशन क्या हो रही है ये बताना है, मेन आइडिया क्या है। ये 30 सेकंड का हमने एक हैक दे दिया। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान से समझना, अभी जब मैं पैसेज सॉल्व करूंगा तो मैं चीज़ों को बहुत आगे पीछे पलटूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक बोर्ड ही है, यहीं पे मुझे समझाना भी है, यहीं पे पैसेज भी है, यहीं पे क्वेश्चंस भी है। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा, आंसर शीट आपकी स्क्रीन पे होगी, तो आपकी नज़रों के सामने दोनों चीज़, आपकी जो रफ शीट जो आपने बनाई है, ये जो बनाई है वो भी आपके सामने रहेगी, और क्वेश्चंस भी आपके सामने रहेंगे, पैसेज भी आपके सामने रहेगा। तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा सॉल्व करना। तो अभी आपको लग सकता है कि सर बहुत कुछ पलट रहे हैं, तो आपको पलटना नहीं पड़ेगा। इस बात को समझ में आ गई। चलो अब जरा मैं चलता हूँ हमारे पैसेज की तरफ, बिना समय वेस्ट किए मैंने सारे क्वेश्चन, अच्छा 12 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 12, अच्छा इसके अंदर सॉरी 10 क्वेश्चन है, अच्छा इसके अंदर 10 ही क्वेश्चन है, चलो ठीक है 10 क्वेश्चन हो गए, कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं, 10 क्वेश्चन हो गए। अब जरा हम चलते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है भाई, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें हमारा पैसेज देख लेते हैं भाई, क्या लिखा है, आर्स वॉज द मार्च कंट्री। कह रहा है कि मेरी एक मार्च कंट्री, मार्च कंट्री का मतलब क्या होगा, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे नमी है। सर हमें तो इसका मीनिंग पता ही नहीं ना, आपको पता था, अरे कोई बात नहीं, आगे की लाइन देख लो। आर्स वॉज द मार्च कंट्री डाउन बाय द रिवर, रिवर के जो है वो बिल्कुल डाउन बाय द रिवर में रिवर के लेवल के अंदर है, विद इन 20 माइल्स ऑफ द सी, जो कि 20 माइल्स मतलब कि सी के आसपास, ये सी के 20 माइल के अंदर अंदर है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्च कंट्री आपको मीनिंग नहीं भी पता, तो ये पता चल गया कि भाई उसकी कंट्री जो है वो पानी के आसपास है, तो कहीं ना कहीं नमी है। ठीक है, अब नमी भी नहीं समझ में आ रहा, इतनी तो क्लैरिटी मिल गई कि पानी के पास है, इतनी इंफॉर्मेशन भी बहुत होती है भाई। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, माई फर्स्ट मोस्ट विविड एंड ब्रॉड इंप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द थिंग्स सीम्स टू मी हैव टू बीन गेन्ड ऑन अ मेमोरेबल रॉ आफ्टरनून टुवर्ड्स इवनिंग। अब यहाँ पे हमारे ऑथर ये कह रहे हैं कि एक सबसे ब्रॉड विविड इंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, क्लियर जो मेरी मेमोरी है किस चीज़ की, आइडेंटिटी ऑफ थिंग्स की, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की, मतलब कि अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि जब वो पहचानना चीज़ों को सीखे थे, तो वो एक क्लियर पिक्चर जो उनके दिमाग के अंदर है वो किस समय की है, वो उस समय की है जब एक दोपहर जो है वो शाम की तरफ बढ़ रही थी, मतलब कि लगभग 4 से 5 बजे के टाइम का उन्होंने जिक्र यहाँ पे किया है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, द लो लेडर लाइन
बियॉन्ड द रिवर, द लो लेडन लाइन बियॉन्ड वाज द रिवर। वो कह रहे हैं कि जो एक लाइन थी ना वो पता है क्या थी, वो एक नदी है, ठीक है। एंड दैट द डिस्टेंट सेवेज लायर फ्रॉम विच द विंड वॉज रशिंग वॉज द सेवेज। वो कह रहे हैं कि एक डिस्टेंट सेवेज लायर मतलब कि एक ऐसी डेंजरस चीज जो है जहां से विंड जो है बहुत तेजी से आ रही थी, वो क्या था, सी था। तो उन्होंने सी को जो है वो सेवेज लायर बोला है ना। अब मुझे एक चीज याद यहाँ पे ये आ रही है, क्योंकि आंसर शीट जो रफ शीट होगी वो आपके सामने ही होगी, आपको एकदम से क्लिक करेगा कि अरे कहीं ना कहीं सेवेज लेयर मैंने पढ़ा था। तो सेवेज लेयर आंसर मुझे जो है क्वेश्चन नंबर 2 का मुझे करना है। तो यहाँ पे सेवेज लेयर का कोई ना कोई जिक्र हो रखा है, तो मैं तुरंत कहाँ चला जाऊंगा, मैं तुरंत चला जाऊंगा बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द राइटर रेफर्स टू द सी एज सेवेज लेयर इन ऑर्डर टू टेल द रीडर दैट। जो राइटर है उसने सी को सेवेज लेयर क्यों कहा है, उसने सी को सेवेज लेयर इसलिए कहा है ताकि वो रीडर को ये फीलिंग दे सके कि जो सी है वो कैसा है, डेंजरस है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप ये लिख दोगे इन ऑर्डर टू टेल द रीडर दैट द सी वॉज डेंजरस, ठीक है, सी वॉज डेंजरस। इस तरीके से आपको आंसर मिल गया। अब यहाँ पे बात ही आती है कि सर सबसे पहले मुझे दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिला है, तो क्या मैं सबसे पहले आंसर दूसरे क्वेश्चन का ही करूंगा? नहीं नहीं नहीं, इसको भी थोड़ा सा आपको ना ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा। देखो अगर मैं आपसे आपकी आंसर शीट की बात करता हूँ, तो आंसर शीट के अंदर क्या होता है, आपको सीक्वेंस के अंदर ही आंसर करना है। लेकिन आप ये देख लेना कि भाई ये जो मेरा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन मेरा 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा आप 2 लाइन छोड़ दो, ठीक है। आपको अगर दूसरा क्वेश्चन मिला तो ऊपर वाले के लिए आप लाइन छोड़ दो, फिर दूसरे का आंसर कर देना। दूसरे का आंसर आपने कर दिया, फॉर एग्जांपल मान लो फिर आपको जो है सीधा 5वें का आंसर मिलता है, ठीक है। तो आप तीसरे और चौथे की मार्क्स के हिसाब से देख लो कि तीसरा क्वेश्चन अगर मान लो मेरा 1 मार्क्स का है तो मैं 2 लाइन छोड़ दूंगा। अगर चौथा क्वेश्चन मान लो मेरा 2 मार्क्स का है तो उसके लिए मैं 3 लाइन छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद मैं 5वें का आंसर कर दूंगा। तो वो क्या है, सीक्वेंस के अंदर एट लास्ट आप सीक्वेंस के अंदर ही आंसर आपकी हो जाएगी। बस ये कि पैसेज आपको बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आती है? हाँ जी, ये बात मेरे को समझ में आती है। तो पहले मुझे क्या हो गया भाई, मुझे पहले ही उसके अंदर जो है मेरा दूसरे का आंसर मिल गया, पहले का आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं जरा। अब यहाँ पे पैसेज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो उसने बोला कि जो सबसे डेंजरस चीज थी जहां से हवा आ रही थी बहुत ज्यादा, वो क्या था, वो था सी। एंड दैट द स्मॉल बंडल ऑफ शिवर्स ग्रोइंग अफ्रेड ऑफ इट ऑल एंड बिगनिंग टू क्राई वॉज पिप। अच्छा वो ये कह रहा है कि एक बच्चा वो जो कांप रहा है ना, शिवर कर रहा है, कांप रहा है, उसका जो ये कांपना है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, वो रोना भी शुरू कर देता है। उसका नाम क्या है, पिप नाम है। क्या नाम है, पिप नाम है भाई। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो शिवर करना या ट्रेम्बल करना, ये सब कांपने की ही बात होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ट्रेम्बलिंग की अगर आपको बात याद आ रही हो कि कुछ ट्रेम्बल करने का था, तो ट्रेम्बल करना हमें कहाँ लिखा हुआ था भाई, ट्रेम्बल करना, पिप ट्रेम्बलिंग। पहला क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन है। अब जरा हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, पहला क्वेश्चन, अरे कहाँ गया हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आ जाओ जी। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच टेक्सुअल एविडेंस टेल्स अस दैट पिप वाज ट्रेम्बलिंग। कौन सा टेक्सुअल एविडेंस हमें ये बता रहा है कि जो पिप है वो कांप रहा था? तो पिप हमारा कांप रहा था, वो उसके अंदर क्या, कौन सा टेक्सुअल एविडेंस आप लिख सकते हो? उसके अंदर आप ये लिख दोगे, ये वाला जो टेक्स्ट है ना, पूरा टेक्स्ट उठा के हमें लिखना भाई, कि भाई उसके अंदर हमें ये कहा हुआ है कि ये दैट द स्मॉल, यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा लिख दोगे कि दैट द स्मॉल बंडल ऑफ शिवर्स ग्रोइंग अफ्रेड ऑफ इट एंड बिगनिंग टू क्राई वाज पिप। ये पूरी बात अगर आप लिख दोगे तो ये वही टेक्सुअल हमें जो है बता दिया कि पिप जो है वो कांप रहा है। वो कहाँ टेक्सुअल एविडेंस के अंदर कहाँ लिखा है, टेक्स्ट के अंदर कहाँ लिखा है, तो ये आप जो है पूरी लाइन यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, जरा एक बार उसका आंसर देख लेते हैं। उसका आंसर हमें क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं भाई, कभी मैं कुछ गलत कर दूँ। ठीक है भाई, क्या दिया हुआ है, यस यही दिया हुआ है, द टेक्सुअल एविडेंस टेल्स अस दैट पिप वाज ट्रेम्बलिंग, द स्मॉल बंडल ऑफ शिवर्स ग्रोइंग अफ्रेड ऑफ इट एंड बिगिन टू क्राई। ठीक है, उसके बाद दूसरे का आंसर भी हमें यही दिया हुआ है, द सी वॉज डेंजरस। क्लियर है भाई, 2 क्वेश्चन हमें मिल गए। ठीक है जी, अब जरा हम चलते हैं यहाँ पे हमारी इसके तरफ कि भाई हमारा पहले का भी आंसर हो गया, दूसरे का भी आंसर हो गया। अब जरा उसकी तरफ आगे चलते हैं, हमारे पैसेज हमें क्या कहना चाह रहा है भाई, पैसेज को आगे बढ़ते हैं। कहता होल्ड योर नॉइज, cried a terrible voice as a man started up from among the graves at the side of the bushes। अब यहाँ पे हमारे जो है ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि एक आदमी आता है कहाँ से, जो वहाँ पे कोई आसपास कब्रिस्तान होगा, मतलब वहाँ पे झाड़ियाँ हैं आसपास, उस झाड़ियों के पीछे जो है वो कब्रिस्तान होगा, वहाँ से एक आदमी आता है और वो बोलता है ये रोना धोना बंद कर ले। उसको बोल रहा है होल्ड योर नॉइज, क्योंकि हमारा जो जो पिप है वो रो रहा है। ठीक है, और वो कहता है कि
कीप स्टिल और आई विल मेक यू पे, मतलब कि ऐसे ही रुक जा, अदरवाइज तुझे इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। तो मुझे एकदम से याद आया कि आई विल मेक यू पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था। तो जरा मैं चलता हूँ एक बार हमारे इसकी तरफ, आई विल मेक यू पे फोर्थ क्वेश्चन हमें जो है वो कहा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन जो है हमें कहा हुआ है। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे बेटा। अब फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कहाँ है हमारा, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। वट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज मेड इन द फ्रेज कीप स्टिल और आई विल मेक यू पे, वो कैसी किस तरीके की स्टेटमेंट है हमें ये बताना है। भाई क्या वो कोई चेतावनी है? नहीं। क्या वो थ्रेट है? यस, वो थ्रेट हमें जो है वो दिया गया है यहाँ पे। क्या वो कोई प्रिडिक्शन हुई है? यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन नहीं हुई। ठीक है। क्या वो कोई अनाउंसमेंट की जा रही है? कोई अनाउंसमेंट नहीं की जा रही। तो यहाँ पे उसको थ्रेट दिया गया है कि रुक जा, अदरवाइज तुझे जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? तो जी जनाब, हमारा फोर्थ का भी आंसर अपने को मिल गया है। आगे आ जाओ जी, आगे चलते हैं हमारे जरा पैसेज की तरफ। पैसेज और हमें क्या कह दे रहा है, पैसेज और हमें क्या कह दे रहा है भाई, इसकी तरफ भी आ जाते हैं। ठीक है। अ फियरफुल मैन, अ फियरफुल मैन का मतलब क्या हो गया कि एक निडर आदमी। ठीक है। इन अ कोर्स ग्रे, कोर्स ग्रे मतलब कि ग्रे कलर की ड्रेसेस के अंदर, विद अ ग्रेट आयरन ऑन हिज लेग, मतलब कि उसके पैर पे क्या है, जंजीरें बंधी हुई, आयरन है उसके पैर के ऊपर। ठीक है। अ मैन विद नो हैट, जिसने कोई हैट नहीं लगाई हुई। एंड विद ब्रोकन शूज, उसके जूते जो है वो भी टूटे हुए। एंड विद एन ओल्ड रैग टाइड अराउंड हिज हेड, और एक फटा जो है कपड़ा जो है उसके सर के आसपास जो है इस तरीके से बंधा हुआ है। अ मैन हु हैड बीन सोक्ड इन वाटर, एक आदमी जो कि जो है वो पानी के अंदर जो है वो गीला हो रखा है। स्मदर्ड इन मड, जो कि उसके पूरे उस पर जो है वो मट्टी वगैरह भी लगा है। लिम्प्ड, लिम्प्ड का मतलब होता है वो लंगड़ा भी रहा है, शिवर भी कर रहा है वो, और ग्लेयर भी कर रहा है। ग्लेयर का मतलब होता है आपको वो घूर भी रहा है, और ग्रोल भी कर रहा है। ग्रोल का मतलब जो हो गया आपका एक तरीके से गुस्से से वो गरज भी रहा है। ठीक है। घूर भी रहा है, गरज भी रहा है, कांप भी रहा है। ठीक है। लंगड़ा भी रहा है। ठीक है। ऐसा आदमी जो है वो दिख रहा है, जो कि ग्रे कलर की ड्रेस है, उसके पैरों के अंदर जंजीर भी बंधी हुई है। एंड हुज टीथ चैटर्ड इन हिज हेड, हेड एज ही सीज्ड मी, और उसके दांत भी ऐसे करके उसके दांत भी थोड़े ठंड के मारे कांप रहे हैं। और उसने उसको आके जो है पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? पिप को पकड़ लिया। सीज किसको किया है? पिप को जो है वो सीज किया भाई उसने। ठीक है। ये बात समझ में आ गई हमें? तो जरा एक बार यहाँ पे देखे, फियरफुल मैन डिस्कम्फर्ट, फियरफुल मैन डिस्कम्फर्ट, पिप की वल्नरेबिलिटी, गिव इट माउथ की कोई बात अभी हुई नहीं है। फियरफुल मैन डिस्कम्फर्ट, एक बार ये फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फियरफुल मैन डिस्कम्फर्ट कैसे था, क्योंकि डिस्कम्फर्ट वाली तो चीजें अभी हमने हमने पढ़ी है सारी। ठीक है। ये डिस्कम वो जो है प्रॉपर डिस्कम्फर्ट में ही तो है। एक बार फिफ्थ क्वेश्चन रीड करें, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन आ जा मेरे भाई। क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन हिज इनिशियल अपीयरेंस, उसकी इनिशियल अपीयरेंस के अंदर, हाउ कैन वी से दैट द फियरफुल मैन वाज इन स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट, जो हमारा फियरफुल मैन था, निडर आदमी था, उसकी जो पहली अपीयरेंस हमें बताई गई है टेक्स्ट के अंदर, उसके बिहाफ हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो है वो जो डिस्कम्फर्ट में था। हम इस तरीके से कह सकते हैं जनाब यहाँ पे कि वो जो है वो मट्टी उसके ऊपर लगी हुई थी, पानी के अंदर जो वो सोख था, वो लंगड़ा रहा था। ठीक है। वो घूर भी रहा था। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो डिस्कम्फर्ट के अंदर था। तो यही आंसर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। वी कैन से दैट द फियरफुल मैन वाज इन स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट बिकॉज ही वाज सोक्ड इन वाटर, वो पानी के अंदर सोक था। स्मदर्ड इन मड, मट्टी उसके आसपास लगी हुई थी। ही वाज शिवरिंग, वो कांप भी रहा था। ठीक है। एक सेकंड, वो जो है वो कांप भी रहा था। एंड इज टीथ वर चैटरिंग, उसके जो दांत है वो भी ऐसे करके चैटर कर रहे थे, विच शोज दैट ही वाज वेरी कोल्ड, वीक एंड अनकंफर्टेबल, जैसे हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ही उसको ठंड लगी हुई थी, वीक था और अनकंफर्टेबल था। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई भाई? चलो जी, ये बात हमें समझ में आती है। अब जरा आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे की ओर प्रस्थान करते हैं भाई। पैसेज हमें और क्या कह रहा है, उसने उसको सीज कर लिया जी। ठीक है। सीज करने के बाद आगे क्या कह रहा है? सीज करने के बाद वो आदमी कहता है, टेल अस योर नेम, सेड द मैन, वो आदमी कहता है अपना नाम बताओ, क्विक गिव इट अ माउथ, जल्दी जल्दी बता। अब गिव इट अ माउथ से मुझे पता चलता है कि यहाँ गिव इट अ माउथ से भाई कुछ ना कुछ हमसे पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था, जरा एक बार हमारे वहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है भाई? गिव इट अ माउथ। ठीक है। फिफ्थ हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द फ्रेज गिव इट अ माउथ। ठीक है। गिव इट अ माउथ का क्या मतलब है? तेज बोल? नहीं, तेज तो मत बोल। ओपन योर माउथ? ठीक है। अपना मुंह जो है वो थोड़ा सा और खोल? नहीं भाई। आंसर द क्वेश्चन, जल्दी बोल। यस, वो कहना चाह रहा है कि आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन द आंसर। यस, यही अपना जो है इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखो थर्ड का आंसर अभी हमें नहीं मिला है, बट एक बार आगे बढ़ जाते हैं भाई। ठीक है। मैं सीक्वेंस के अंदर चल रहा हूँ और एक एक करके हम आंसर को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं भाई। ठीक है। तो टेल अस योर नेम, वो बता जल्दी बता, जल्दी बता तेरा नाम क्या है। वो बोलता है पिप पिप सर, वो डर के बच्चा बोल रहा है पिप पिप सर। शो अस वेयर यू लिव, मुझे बता कि तू कहाँ रहता है। वो आदमी का बोलता है वो प्लेस जो है पॉइंट आउट करो।
फिर उसके बाद वो आदमी कहता है द मैन आफ्टर लुकिंग एट मी फॉर अ मोमेंट एम्प्टीड माई पॉकेट्स। वो जो आदमी होता है, फेयरफुल आदमी जो होता है, फेयरफुल मैन जो होता है, वो उसकी जो है पॉकेट की तलाशी करता है, उसके अंदर जो भी होता है उसको निकाल लेता है। ठीक है, देयर वॉज नथिंग इन देम बट अ पीस ऑफ ब्रेड विच ही एट रेवेंसली। वो कहता है कि मेरी पॉकेट के अंदर कुछ नहीं था, बस एक ब्रेड का जो है वो टुकड़ा था, जो कि वो बहुत ही रेवेंसली खाता है। रेवेंसली मतलब बहुत ही तेजी से खाता है। अब वो बहुत ही भुक्कड़ों की तरह खा रहा है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो भुक्कड़ है, मतलब कि बहुत ही हंगरी है। ठीक है, तो ब्रेड रेवेंसली करके कुछ ना कुछ हमारा क्वेश्चन था। एक बार चलते हैं भाई, ब्रेड रेवेंसली, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाओ मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाओ। क्या कह रहा है? द मैन एट द ब्रेड रेवेंसली, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट हिज कंडीशन। जो आदमी वो ब्रेड को बहुत तेजी से खाता है, उससे उसकी कंडीशन के बारे में हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि वो बहुत ही हंगरी है। ठीक है, वो बहुत ही भूखा है, हमें ये पता चल रहा है। द मैन एट द ब्रेड रेवेंसली मेंट दैट ही वॉज वेरी हंगरी, वो बहुत भूखा था। क्लियर है भाई? चलो जी, आगे चलते। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह दे रहा है? आगे हमारा पैसेज 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 पैसेज, ठीक है, रेवेंसली तक हमने कर दिया। वो कह रहा है नाउ लुक हेयर। ठीक है, सेट द मैन वेयर इज योर मदर। वो पूछा मेरी तरफ देख, तेरी मम्मी का है, जल्दी बता। वो कहता है देयर सर आई सेड। वो कहता है मेरी मम्मी वहां है। ही स्टार्टेड मेड अ शॉर्ट रन एंड स्टॉप्ड एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर। अच्छा, वो जैसे बोलता है कि वहां मेरी मम्मी है, वो भागने लगता है एकदम से। तो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना, उसने बोला कि मेरी मम्मी वहां पे है, वो आदमी जो है एकदम से भागना शुरू करता है। अरे कहाँ गया? वो एकदम से भागना शुरू करता है। भागना शुरू करता है मतलब कि वो एकदम से क्या कर जाता है, वो डर जाता है। यहाँ पे कौन आदमी जो है वो डर जाता है, किससे? कि उसको लगता है कि उसके आसपास कोई ना कोई एडल्ट है। ठीक है, कोई ना कोई बड़ा उसके आसपास है, क्योंकि उसने तो बच्चे को पकड़ा हुआ है। और फिर एकदम से वो रुक जाता है, मतलब कि कुछ ना कुछ रियलाइज भी करता है, और फिर अपने शोल्डर की तरफ वापस देखता है। इसका मतलब पता है क्या हो गया? वो एकदम से भागना शुरू करा, एकदम से रुका, उसने शोल्डर की तरफ वापस देखा, मतलब कि उसने पीछे वापस देखा। इसका मतलब ये है। ठीक है, वो कहता ओ सैड ही कमिंग बैक। वो कहता अच्छा, ओ बोल के वो वापस आता, कहता ओ ऐसे करके वापस आता है। फिर वो कहता है वो कौन है? ही आस्क्ड पॉइंटिंग, वहां पे कोई ना कोई होगा। वो बोलता है कि वो कौन है? फिर वो बोलता है माई सिस्टर सर। बोलता है वो मेरी बहन है, जिसका नाम है मिसेस जो गारगरी, जो कि वाइफ है जो गारगरी की। ठीक है, मिसेस जो गारगरी है वो, जो कि एक ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ वो होता है जो कि आयरन वगैरह के लिए काम करते हैं। ठीक है, ब्लैक स्मिथ वो और जो फेयरफुल आदमी होता है जो उसको पकड़ता है पिप को, बोलता है अच्छा ब्लैक स्मिथ है, और फिर अपनी जंजीर की तरफ नीचे देखने लगता है। तो उसके मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं आ रखा होता है कि भाई ये ब्लैक स्मिथ है, और मेरी जंजीर जो है आयरन की बंधी हुई है, शायद ये मेरे को उससे रिहा कर देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा होगा। एक बार जरा वो देखें, वेयर इज़ योर मदर। यहाँ पे बोल रहा है ना वेयर इज़ योर मदर। ठीक है, ब्रेड रेवेंसली तो हमने कर लिया, अब वेयर इज़ योर मदर, इसकी ज़रा बात करते हैं। वेयर इज़ योर मदर, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज द मैंस क्वेश्चन वेयर इज़ योर मदर एंड हिज रिएक्शंस व्हेन पिप्स पॉइंट्स टू हर सजेस्ट अबाउट हिज इंटेंशंस। ठीक है, उसके इंटेंशन के बारे में क्या पता चलता है? व्हाट डज द मैंस क्वेश्चन वेयर इज योर मदर, जब वो बोलता है तुम्हारी मम्मी का है, एंड हिज रिएक्शंस व्हेन पिप पॉइंट्स आउट और सजेस्ट अबाउट हिज इंटेंशन। हमारे आदमी के, जब पिप बताता है कि मेरी मम्मी वहां पे है, तो आदमी के इंटेंशंस के बारे में हमें क्या पता चलता है? देखो, ये एक तरीके का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन गया, इसको जरा समझो ध्यान से। यहाँ पे जब वो बोल रहा है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, वो जैसी पॉइंट करता, तो उससे उस आदमी के इंटेंशन के बारे में क्या पता चलता है? आदमी के इंटेंशन के बारे में ये पता चलता है यहाँ पे कि वो जो है वो डर जाता है। ठीक है, फिर वो रियलाइज करता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई एडल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमें जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो जरा एक बार 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या लिखा है? यस, ये लिखा है द मैन आस्क अबाउट पिप्स मदर टू चेक वेदर एनी एडल्ट इज नियर बाय। ठीक है, वो ये चेक करना चाहता है कि क्या कोई एडल्ट उसके आसपास है या नहीं है। हु कुड कैच हिम, जो कि उसको पकड़ ले। व्हेन पिप्स पॉइंट टू द ग्रेव, जब पिप पॉइंट करता है ग्रेव की तरफ, ठीक है, द मैन फर्स्ट पैनिक्स एंड रन, वो जो है पैनिक कर जाता है और भागने लगता है। ठीक है, वो जब पिप पॉइंट करता है कि वहाँ मेरी मम्मी है, तो वो भागने लगता है, और वहाँ से जो है वो एकदम से पैनिक कर जाता है। देन रिलैक्सेस ऑन रियलाइजिंग शी इज डेड। अब एकदम से देखो, जब वो पॉइंट करता है वो वापस देखता है। अब देखो ये ना एक तरीके का आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इससे आप कुछ भी समझ सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हो कि भाई कि वो एकदम से जब वो भागना शुरू करता है, तो वो उसको ये लगता है कि अरे एक फीमेल ही तो, एक फीमेल मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ये भी आप इसका आंसर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो उसके अंदर कुछ ऐसा क्लियरली दे नहीं रखा ना। या एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रेव्स की भी बात हो रखी है, इसको थोड़ा सा बाद में सॉल्व करते हैं फिर, पूरा पैसेज पढ़ लेने के बाद, क्योंकि कॉम्पिटेंसी सा बेस क्वेश्चन बन गया है। इसको थोड़ा बाद में पूरा पैसेज पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लिखा हो उसकी मम्मी ग्रेव के अंदर है या नहीं है। नो आइडिया, देखते हैं देखते हैं।
एक बार जरा पैसेज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, पैसेज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं भाई, पैसेज 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 पैसेज। ठीक है, नाउ लुक हियर, वो बोलता है कि मेरी मम्मी वहाँ पे, बोलता है अच्छा ठीक है, जॉ ये है मेरी बहन जॉ गारगरी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रेव व्रेव का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है, आगे चलते हैं। आफ्टर डार्कली लुकिंग एट हिज लेग, अपने पैर की तरफ देखने के बाद, ही केम क्लोज टू मी, वो उसके पास आता है, टुक मी बोथ आर्म, उसको जो है दोनों हाथों से ना ऐसे ऐसे पकड़ लेता है बच्चे को। ठीक है, एंड टिल्टेड मी बैक एज फार एज ही कुड, और उसको ना झुका देता है इस तरीके से, जैसे वो डांस करते करते आप ऐसे झुका नहीं देते ऐसे करके, तो उसको कंधे से पकड़ के ऐसे पूरा झुका देता है बच्चे को। ठीक है, सो दैट हिज आईज लुक्ड मोस्ट पावरफुली, और वो उसको इसलिए झुकाता है ताकि उसकी आंखें जो है वो बहुत ही पावरफुल अपने आप को दिखा सके कि मेरे पास बहुत पावर है। ठीक है, एंड माइंड लुक्ड मोस्ट हेल्पलेसली अप टू हिज, और उसकी जो पिप की आंखें वो बहुत ही बेचारा बेचारा सा फील कर रहा है वो तो बहुत ही ज्यादा। ठीक है, मोस्ट हेल्पलेसली। ठीक है, ना लुक हियर, ही सेड, यू नो व्हाट अ फाइल एंड विटलेस इज, वो कह रहा है कि तुम्हें पता है कि फाइल और विटलेस क्या है, मतलब कि फाइल मतलब कि क्या कहते हैं, कहीं कहाँ पे जो है वो हथौड़ा वगैरह मिलेगा जिससे मैं जंजीर को खोल सकूं, और विटलेस मतलब खाने की चीजें कहाँ हैं। बोलते हैं यस सर। आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर लिटिल मोर, वो कह रहा है वो उससे सवाल पूछे जा रहा है और उसको और ज्यादा टिल्ट करे ही जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। ठीक है, ताकि जो है वो उसे मतलब पिप को जो है वो काफी ज्यादा हेल्पलेस और डेंजर वाली फीलिंग दे सके। ये कौन कर रहा है, वो आदमी कर रहा है। ठीक है भाई, यू गेट मी अ फाइल, वो बोलता है कि तुम मेरे लिए जो है वो एक हथौड़ा लेकर आओगे। ठीक है, मतलब कुल्हाड़ी टाइप की चीज होती है कि तुम वो कुल्हाड़ी लेकर आओगे। वो बोलता है कि जैसे वो बोलता है कि तुम मेरे लिए कुल्हाड़ी लेकर आओगे, वो उसको और टिल्ट कर देता है, और खाना भी लेकर आओगे फिर उसको टिल्ट कर देता है। यू और तुम मेरे लिए दोनों लेकर आओगे, टिल्ट कर देता है, मतलब कि एक एक सवाल बोले जा रहा है वो टिल्ट करे जा रहा है। ठीक है, वो कहता है आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड, जो पिप है वो बहुत ज्यादा डर गया है। एंड सो गिडी का मतलब हो गया कि उसको बिल्कुल चक्कर आने लगे हैं, चक्कर आने लगे तो उसने उसको क्लंग कर लिया, क्लंग मतलब कि उसने उसको इस तरीके से पकड़ लिया। ठीक है, दोनों हाथों से पकड़ लिया। एंड सैड इफ, अरे कहाँ गया, एंड सैड इफ यू वुड काइंडली प्लीज लेट मी कीप अप स्ट्रेट, अगर आप मुझे जो है वो सीधा खड़ा करोगे, परहैप्स आई शुड, मैं जो है बीमार नहीं पड़ूंगा। बोलता है कि अगर आप मुझे सीधा खड़ा करोगे तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, और आई कुड अटेंड मोर, और मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे पाऊंगा। और जो आदमी है वो उसको ऐसा ही करता है। ही हेल्ड मी बाय हिज आर्म, वो उसको हाथों से पकड़ के रखता है और बिल्कुल सीधी पोजीशन के अंदर, और जो है अपनी टर्म्स, जो अपनी जो टर्म्स है उसको सुनाता रहता है। ठीक है, और भी पैसेज है क्या भाई? नहीं, और पैसेज नहीं, इतना ही हमारा पैसेज है। तो एक बार जरा उस क्वेश्चन की तरफ चले। वो कह रहा है कि वेर इज योर मदर, उसका इंटेंशन क्या है ना, वेर इज योर मदर, उसका इंटेंशन क्या है, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ग्रेव व्रेव की तो कोई बात ही नहीं हुई भाई, ग्रेव वगैरह की तो कोई बात अपा यहाँ पे नहीं की है। तो यहाँ पे देखो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आप उससे जो भी इन्फ्रेंस निकाल सकते हो वो आप डाल सकते हो भाई यहाँ पे। तो उसने यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर लिख दिया कि भाई जब वो ग्रेव की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन वो ग्रेव की तरफ पॉइंट नहीं करता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जब पिप ने जो अपनी माँ की तरफ पॉइंट किया तो उसको लगा कि कोई अडल्ट उसके आसपास है, और वो एकदम से भागने लगा। फिर उसको रियलाइज होता है कि अरे उसकी माँ ही तो है, ठीक है, और मेरी एक फीमेल मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तो वो वापस आ जाता है। ये भी एक अपना नजरिया आप दे सकते हो। और आप ये भी दे सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ग्रेव की तरफ बात हो रखी है, तो आप ये भी दे सकते हो कि उसने जब इशारा किया कहाँ पे, ग्रेव की तरफ, तो वो एकदम से भागने लगा पैनिक करके। फिर उसको एकदम से रियलाइज हुआ कि उसने ग्रेव की तरफ इशारा किया तो उसकी मम्मी डर गई है, उसकी मम्मी जो है वो मर गई है। ठीक है, जिससे वो पता चलता है कि फियर जो है वो चाहता है कि कोई उसको पकड़ ना ले, और वो जो है वो पिप को हार्म नहीं करना चाहता। इस तरीके से आप जो है वो कुछ भी इन्फ्रेंस अपना निकाल के यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो इससे हमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का भी पता चल गया, क्वेश्चन नंबर 8 का भी पता चल गया। अब उसके बाद जो है मैंस के एक्शन, जो मैंस के एक्शन है वो टेंशन कैसे क्रिएट करते हैं, ये वाली कुछ बात हुई थी ना। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड कर ले। क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा। कह रहा हाउ डज द मैंस एक्शन ऑफ फोर्सिंग पिप टू लुक अप एट हिम कंट्रीब्यूट टू द टेंस इन द सीन। वो कह रहा है कि जो मैन के एक्शन है, ठीक है, कि वो जो उसकी तरफ देखता रहता है वो टेंशन कैसे क्रिएट कर रहा है। तो वो टेंशन कुछ इस तरीके से क्रिएट कर रहा है भाई। द मैन फोर्सेस पिप टू लुक अप एट हिम टू शो हिज पावर एंड कंट्रोल। ठीक है, वो अपनी पावर और कंट्रोल उसको जो है वो दिखाना चाहता है। ठीक है, उसको ऐसे टिल्ट कर करके ही मेक्स पिप फील मोर हेल्पलेस एंड फ्राइटन, वो पिप को और ज़्यादा हेल्पलेस और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ जो है वो फील कराता है। द एक्शन इंक्रीजेस टेंशन बिकॉज ये जो एक्शन है वो टेंशन इसलिए इंक्रीज करता है बिकॉज इट हाईलाइट्स द फिजिकल एंड इमोशनल डोमिनेंस। ये जो फिजिकल और इमोशनल डोमिनेंस जो है वो दिखा रहा है एक आदमी की, किसके ऊपर, एक छोटे और टेरिफाइड चाइल्ड के ऊपर। ठीक है, इसलिए सीन के अंदर जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पे टेंशन आई हुई है। क्लियर है भाई? 10th क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मेन आइडिया क्या है, टेक्स्ट पूरे इसका मेन आइडिया, सेंट्रल थीम हमारी क्या है। वो कह रहा है पिप एनकाउंटर विद अ फ्राइटनिंग मैन हु डिमांड्स इन्फॉर्मेशन। पिप जो है वो एक फ्राइटनिंग मैन को मिलता है जो कि जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ, ये आंसर हमारा हो सकता है, एक बार आगे भी रीड कर लेते हैं।
द हार्शनेस ऑफ पिप्स एनवायरनमेंट, द हार्शनेस ऑफ पिप्स एनवायरनमेंट एंड द फियर इट क्रिएट्स। जो पिप का एनवायरनमेंट की जो हार्शनेस है, और उस हार्शनेस से, एनवायरनमेंट की हार्शनेस से जो क्या कहते हैं फियर क्रिएट हो रहा है। पर देखो, अगर मैं देखो ये बात भी पैसेज के अंदर हुई तो है। अगर मैं ए और उसके बाद बी को कंपेयर करूं, तो मुझे ए ज़्यादा सूटेबल लग रहा है ना, कि उसके अंदर मैन आया, ये एक बड़ी बात है। एनवायरनमेंट का जिक्र है, एनवायरनमेंट भी डरावना है, वो बात है, लेकिन एक आदमी आया है, पिप उस आदमी से मिला, वो आदमी डरा रहा है। फॉर दैट रीजन मैं ऑप्शन नंबर बी को जो है गेम से बाहर कर दूंगा। और उसके बाद आगे आ जाओ, पिप स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड द मैन्स इंटेंशंस एंड स्टे काम। भाई पिप जो है वो स्टे काम, तो उसने वो नहीं रहा, क्योंकि वो जो है वो चक्कर भी आए हैं उसको कहीं ना कहीं, ठीक है, वो हर वक्त काम तो नहीं रहा। अगर वो देखो, ये तब होता है जब स्टार्टिंग से ही वो जो, जब एनवायरनमेंट का डरावना वाला सीन जो दिखाया है उसके अंदर वो ऐसा कुछ जिक्र कर देता कि डरावने वाले सीन से भी जो है मैं बहुत काम रहा, तब जाके थोड़ा सूटेबल लगता। अगर मैं ए और सी को कंपेयर करता हूँ, तभी मेरा ए ही जो है वो थोड़ा सा सूटेबल मुझे लग रहा है। फॉर दैट रीजन मैं इसको भी गेम से बाहर कर दूंगा। फिर आगे आ जाओ भाई, क्या लिखा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिलीज रिलेशनशिप इन पिप लाइफ, कि जो फैमिली की रिलेशनशिप की क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है भाई पैसेज के अंदर। तो हमारा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो होना चाहिए बेटा। आंसर अपना क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर ए ही अपना आंसर है। ठीक है भाई, अब हमारा जो है वो 9वां भी हो गया, 10वां भी हो गया। हमें थर्ड क्वेश्चन करना भाई। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पिप की वल्नरेबिलिटी। कहाँ है थर्ड क्वेश्चन अपना, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा, कि द राइटर एम्फसाइज पिप्स वल्नरेबिलिटी इन ऑल ऑफ द अबव वेज एक्सेप्ट। देखो, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि वो बड़ा ही पिप जो है असुरक्षित, अनसेफ सा फील कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे वो फील कर रहा है, किस किस चीज़ को छोड़ के वो अनसेफ फील कर रहा है, ये हमें देखना है भाई। एक्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो भाई, द राइटर एम्फसाइजेस पिप्स वल्नरेबिलिटी इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हार्श लैंडस्केप। कि भाई पिप्स जो है वो अनसेफ फील कर रहा है, जो लैंडस्केप का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके एनवायरनमेंट का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसकी वजह से। हाँ बिल्कुल कर रहा है, उससे तो कर रहा है। वाई बिहेवियर ऑफ द फ्राइटेंड मैन, जो जो निडर जो आदमी था, वो जो आदमी डरावना सा आया था, उससे भी वो जो है बहुत ही असुरक्षित फील कर रहा था। हाँ जी भाई, फील कर रहा था। हमें बताना है किससे नहीं कर रहा था। ठीक है, थ्रू पिप्स हेल्पलेसनेस एंड फियर, जो पिप की हेल्पलेसनेस हुई, उसके मन में जो डर आया, उससे भी वो बहुत असुरक्षित फील कर रहा था। हाँ जी, कर रहा था। पिप्स नॉलेज ऑफ सराउंडिंग एरिया, पिप की जो नॉलेज है सराउंडिंग एरिया, ऐसा तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा हमने सारे आंसर जो है वो अपने कर लिए हैं। ये एक बेस्ट टेक्निक है, मुझे समझाने में आपको समय भले ही बहुत ज़्यादा लगा हो, बट ध्यान रखना ये एक बेस्ट टेक्निक है। और इससे जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करना आप शुरू कर दोगे, तो आपको एक बहुत एज मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बेटा मैं आप लोगों को काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो इसी टेक्निक से, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे यहाँ पे जो है वो कनेक्ट हो सकते हो। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग आपको देना चाह रहा हूँ बेटा, वो हैशटैग क्या है अपना, रियाज ही राज है। क्योंकि इतनी मेहनत आप कर रहे हो, और ड्रीम कॉलेज के अंदर जब आप पहुँचोगे ना, ज़िंदगी के अंदर अच्छा करोगे, तो लोग पकड़ पकड़ के आपको पूछेंगे कि भाई क्या राज है, तो उनको बोलना कि मेरी मेहनत, मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, बाय एंड टेक केयर।